हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म फर्स्ट दे किल्ड माय फादर जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी हमें एक लड़की के नज़रिए से दिखाई गई है। दोस्तों, कहानी कंबोडियन जेनोसाइड पर बेस्ड है। कैसे खेम रूज का कंट्रोल कंबोडिया पर आने के बाद वहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी नर्क में तब्दील हो गई। आखिर लेबर कैंप में उनके साथ क्या किया जाता था, उसे इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया। कहानी के अंत तक बने रहें। आपको कंबोडियन जेनोसाइड के बारे में कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा जो आपने पहले नहीं सुना होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हम देखते हैं साल 1975, जब कंबोडिया पर पूरी तरह से खेम रूज का कंट्रोल आ गया था। खेम रूज कंबोडिया की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। अमेरिकन बॉम्बिंग के बाद अब वहाँ के कुछ सिविलियंस भी खेम रूज के पक्ष में आ गए थे। शायद वो आने वाली तबाही से अनजान थे। उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति था जेराल्ड फोर्ड। उसने स्पीच में कहा कि अब वो कंबोडियन सरकार को कोई भी मिलिट्री हेल्प नहीं देंगे। अब अमेरिका ने कंबोडिया को अपने हाल पर छोड़ दिया। नॉम पेन शहर में हम एक लड़की को देखते हैं, नाम है लाउंज। हम देखते हैं अब यूएस एम्बेसी कंबोडिया से इवैक्यूएट कर रही थी। लाउंज के पिता खेम नेशनल आर्म्ड फोर्सेस में थे। लाउंज के कुल 7 भाई बहन हैं। अब खेम रिपब्लिक की सरकार गिर चुकी थी। खेम रूज ने नॉम पेन पर कब्जा कर लिया था। अपने पिता को सभी बच्चे पा कह के बुलाते हैं। हम देखते हैं खेम रूज सोल्जर्स अब उनके शहर में आ गए थे। हर कोई उनके स्वागत के लिए सड़कों पर खड़ा था। लाउंज भी वहीं खड़ी उन्हें देखने लगी। उसके पिता ने घर में से उसे आवाज़ दी, पर उसे सुनाई नहीं दिया। उसके बाद उसका बड़ा भाई उसे घर में लेकर गया। वहाँ जो नेशनल आर्म्ड फोर्सेस थी, खेम रूज ने उनसे हथियार जब्त कर लिए, पर लाउंज के पिता ने अपनी पहचान छिपा रखी थी। लाउंज और बाकी के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बड़े भाई ने कहा कि वो खाना खा लें क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। घर के सभी सामान तो ले जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कुछ ज़रूरत के सामान ही लिए। हर कोई शहर छोड़कर जा रहा है। खेम रूज ने ये कहा कि यहाँ अमेरिकन्स बॉम्बिंग करने वाले हैं, जो कि एक झूठ था। वहाँ नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कपड़े उतारकर उन्हें मारा जाने लगा। एक सोल्जर अनाउंस कर रहा था कि वो 3 दिनों बाद अपने घर लौट सकते हैं, पर शायद हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ तक कि उन्होंने हॉस्पिटल से भी मरीजों को निकाल दिया जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे। खेम रूज के आर्मी में 10 साल के बच्चे भी सोल्जर थे। कुछ इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया था कि वो भी हथियार उठाने को मजबूर हो गए थे। लोग बस चले जा रहे थे। जाना कहाँ है किसी को पता नहीं। टेंपल से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी निकाल दिया गया। लाउंज अपने परिवार के साथ कार से जा रही थी। वो सब एक जगह उतर गए। वहाँ खाली मैदान था। पिता ने कहा आज रात वो सभी यहीं रुकेंगे क्योंकि आज और आगे नहीं जा सकते। उसकी माँ को भी उसका सुझाव ठीक लगा। रात उन्होंने उसी सड़क पर बिताया। पा को अपने परिवार की चिंता सताने लगी, इसलिए रात वो सोया नहीं। पर लाउंज एक 6 साल की लड़की जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये क्या और क्यों हो रहा है। हम देखते हैं सुबह हो गई और सोल्जर उन पर चिल्लाकर उन्हें उठाने लगे। उन्होंने उनकी कार भी छीन ली। उन्हें आगे अब पैदल सफ़र तय करना होगा। उस सोल्जर ने देखा पा ने काफ़ी महंगी वॉच पहनी है। उसके मांगने पर पा ने बिना सोचे उसे वॉच निकाल कर दे दिया, क्योंकि उस वॉच से ज़्यादा कीमती उसका परिवार था। उस सोल्जर को उस पर शक हुआ कि कहीं वो सरकार के लिए तो काम नहीं करता, पर पा ने इस बात से साफ मना कर दिया। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो नेशनल आर्म्ड फोर्सेस में था तो वो उसे वहीं मार देते। पा अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ने लगा। अब वो इसी तरह चलने लगे। वो दिन भर चलते और रात होते ही एक जगह ठहर जाते। लाउंज ने अपने पिता से पूछा कि सोल्जर्स ने 3 दिन में लौटने को कहा था और आज 3 दिन पूरे हो गए हैं, पर पा उसे कैसे समझाए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पा लाउंज से काफ़ी प्यार करते हैं और लाउंज को भी घर की बहुत याद आती है। वो सभी आगे बढ़ने लगे और एक जगह रुक गए। सोल्जर्स ने कहा अगर इस भीड़ में कोई पुलिस, सोल्जर या टीचर है तो आगे आ जाए, पर पा को पता था ऐसा करने पर वो उसे मार देंगे, इसलिए उसने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने सबके नाम रजिस्टर करने शुरू कर दिए।
पा ने लाउंज को समझाया, अगर कोई सोल्जर कुछ भी कहे तो उससे बहस नहीं करनी है, जैसा कहे वैसा करना। उन्होंने लाउंज की माँ का बैग वहीं जब्त कर लिया, क्योंकि आज से पैसे कंबोडिया में इनवैलिड है। कोई बैंक नहीं, ना कोई ट्रेडिंग और ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना कोई अमीर ना गरीब, कोई भी क्लास नहीं। आज से हर कोई एक बराबर है। वहाँ सबसे उनके नाम के साथ उनका काम भी पूछा जा रहा था। एक शख्स के बैग में आर्मी का यूनिफॉर्म मिला तो सोल्जर्स उसे अपने साथ लेकर चले गए। ये देख लाउंज का पिता काफ़ी डर गया। जब उसकी बारी आई तो उसने बताया कि वो एक शिपिंग पोर्ट कंपनी में पैकर का काम करता था। उसके बाद पा अपने परिवार को लेकर आगे निकल गया। वो सभी अब खेम रूज लेबर जोन में दाखिल हो चुके थे। वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क से ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाया जा रहा था, क्योंकि आज से सभी टेंपल बंद कर दिए गए। जब कोई जाति और धर्म ही नहीं होगा तो टेंपल किस काम का। जो कोई भी काम करने से मना करता उसकी हत्या कर दी जाती। लाउंज को इतनी समझ तो थी कि जो भी यहाँ हो रहा है सब कुछ गलत है। रास्ते में उन्हें लाउंज की माँ का भाई मिल गया, यानी लाउंज के अंकल। वो सभी को देख काफ़ी खुश हुआ। उसने बताया कि उसने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की जब से उसने सुना कि नॉम पेन शहर खाली करवा दिया गया। कुछ देर बाद वो उन्हें लेकर अपने घर पहुंच गए। लाउंज का अंकल भी एक खेम रूज मेंबर था। अब विलेज का हर शख्स उनके लिए ही काम करता है। उसने बताया कि तुम यहाँ रुक सकते हो, पर उसे पहले विलेज के चीफ से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि पा का परिवार शहर से है। रात लाउंज ने उसकी आंट को बात करते सुना कि उनका परिवार यहाँ नहीं रह सकता। अगर उन्हें पता चला लाउंज के पिता एक कैप्टन है तो वो सोल्जर्स उसके परिवार को भी मार देंगे। दूसरे दिन गांव का चीफ उसके अंकल के पास आया। उसने ऑर्डर दिया कि इन लोगों को घर से निकाल दो। पा समझ गया, अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। लाउंज की माँ रोने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा साहसी लाउंज का पिता मालूम पड़ता है, जो अभी तक हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसे पता था अगर वो हार मान लेगा तो उसके परिवार को बिखरते देर नहीं लगेगी। वो सभी उनके घर को छोड़कर वहाँ से चले गए। रात वो एक जगह रुक गए। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका तो वियतनाम कब का छोड़कर चला गया। अब लोगों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि उनकी मदद करने यहाँ कोई आएगा। दूसरे दिन उन्हें फिर से खेम रूज सोल्जर्स ने पकड़ लिया और उन्हें लेबर कैंप लेकर आ गए, जहाँ उनके द्वारा पकड़े गए और भी रेफ्यूजीज़ काम कर रहे थे। वहाँ एक सोल्जर उन्हें समझा रहा था कि पुरानी ज़िंदगी को भूलकर उन्हें इसे अपनाना होगा और यहाँ रहने के लिए हर किसी को अपनी झोपड़ी खुद तैयार करनी होगी। इसमें खेम रूज उनकी कोई मदद नहीं करेगा, यहाँ तक कि उन्हें साफ़ कपड़े भी नहीं पहनने हैं। अगर कोई भी कलरफुल कपड़े के साथ दिख गया तो वो उसे मार देंगे। उन लोगों को सभी कपड़ों को काला कर देना है। लाउंज की माँ सभी कपड़े को काला करने लगी, पर लाउंज अपने कपड़े नहीं दे रही थी। उसकी माँ ने उससे शर्ट छीनकर उसे भी काले रंग से रंग दिया। जंगल के बेरीज को कूच करके उन कपड़ों को काला रंगा जा रहा था। उसकी माँ ने अपनी बेटी चौ को एक साफ़ शर्ट छिपाने के लिए दे दी। उन कपड़ों को देख लाउंज के मन में कई सवाल उठने लगे। बचपन कई रंगों से भरा होता है, पर यहाँ सारे रंग उससे छीन लिए गए और उसके बचपन को अंधेरे की तरफ ढकेला जाने लगा। वहाँ लड़कियों के बाल छोटे रहने चाहिए, कोई भी फैशन नहीं। लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, चश्मे, ऐसी किसी भी चीज़ पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई इन सब चीज़ों के साथ पकड़ा गया तो उसका ज़िंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ उन्हें लाइन लगाकर खाना मिलता, वो भी सिर्फ ड्राई राइस। ये सब किसी जेल से कम नहीं था। तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी थी। यहाँ लाउंज के पिता और भाई दोनों रहने के लिए एक घर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज से कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, हर कोई एक समान होगा। वहाँ उन्हें बहुत बुरी हालातों में काम करवाया जाता, यहाँ तक कि लाउंज से भी खुदाई का काम करवाया जा रहा था, जो कि एक 6 साल की बच्ची थी। रात हम देखते हैं वहाँ एक शख्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उस शख्स की गलती इतनी सी थी कि उसने अपने बीमार बेटे को दवा खिलाई थी, वरना वो डायरिया से मर जाता। खेम रूज का कहना था वेस्टर्न दवाइयों का इस्तेमाल करना किसी अपराध से कम नहीं। इस गलती के लिए उस शख्स ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। लाउंज ये सब दूर से देख रही थी।
इसलिए उस शख्स को मौत की सज़ा सुनाई गई। यहाँ रात लाउंज के पिता उसकी माँ से बातें कर रहे थे। अगर सोल्जर्स को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। इस बात को लेकर दोनों को काफ़ी चिंता होने लगी। हम देखते हैं वहाँ उगाए जाने वाली सब्जियाँ और राइस फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेज दिए जाते, जबकि सारा मेहनत रेफ्यूजीज से करवाया जाता। दूसरे दिन हमने देखा लाउंज की माँ अपने बड़े बेटे को समझा रही थी कि वहाँ मेहनत करते रहना, किसी सोल्जर को गुस्सा मत दिलाना। यहाँ हमें पता चलता है कि लाउंज के दोनों बड़े भाई और उसकी बड़ी बहन को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। सभी रोने लगे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की काफ़ी चिंता थी। वहाँ उन्हें भूखे पेट जानवरों की तरह काम करवाया जाता, जिससे वो काफ़ी थक से जाते। वो नहीं जानते कि दोबारा मिलना होगा भी या नहीं। पिता ने उनके सामने एक आंसू नहीं बहाए। वो नहीं चाहता था कि बच्चे और दुखी हों। अपने भाई बहनों को जाता देख लाउंज भी काफ़ी दुखी हो गई। दूसरे दिन जब वो नहर से पानी लाने गई तो उसमें एक शख्स की लाश पड़ी थी। सड़ने की वजह से उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। ये उस रात वाला शख्स था जिसने अपने बेटे को दवा दी थी। उसके सर में गोली मारी गई थी। दूसरे दिन उन्होंने चौ को बीन्स चुराते हुए पकड़ लिया और उसे मारा। उसने सोल्जर से माफ़ी मांगी कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। उस सोल्जर ने उसे छोड़ दिया। रात उसका पिता खेतों से कुछ न कुछ चुरा कर ले आया करता, क्योंकि कैंप में इतना खाना नहीं मिलता जिससे उनका पेट भर सके। सभी भूखे रहते। रात लाउंज को भूख लगी और उसके पिता ने जो थोड़ा सा राइस रखा था उसे वो खा गई। सुबह जब उसके पिता ने देखा तो राइस नहीं था। उन्हें पता था कि राइस लाउंज ने ही खाया होगा, पर उसके पिता ने कहा शायद किसी चूहे ने खा लिया होगा। इस पर उसके भाई ने लाउंज को एक थप्पड़ मार दिया, जिस पर उसकी माँ किम पर चिल्लाने लगी। पर पिता ने किम को पास बुलाया और समझाया, आपस के प्यार को कभी ख़त्म मत होने देना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लाउंज रोने लगी। किम ने उससे माफ़ी मांगी। दूसरे दिन एक खेम सोल्जर उनके लिए एक संदेश लेकर आई। दूसरे कैंप में जो उनकी बेटी कीव थी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। लाउंज और उसकी माँ कीव को देखने के लिए उसके कैंप गए। वहाँ अपनी बेटी को इस हालत में देख उसकी माँ रो पड़ी। शायद इलाज मिलता तो कीव बच जाती, पर ना वहाँ दवाई थी ना ही डॉक्टर। उसके बाद दूसरे दिन खबर आई कि कीव की मौत हो गई। उसकी माँ रोने लगी। उसका पिता दूर खेतों में खड़ा होकर पत्नी को देखता रहा, पर वो इतना मजबूर था कि अपनी पत्नी को सहारा देने भी नहीं जा सकता। दूसरे दिन उनके घर के बाहर 2 सोल्जर आए। उन्होंने कहा कि प्रेस वे में उसके पिता को ब्रिज रिपेयर करने के लिए साथ चलना होगा। पा भीतर गया क्योंकि उसे पता था वो अब लौटकर कभी नहीं आएगा। पत्नी रोने लगी क्योंकि उसने बच्चों की जिम्मेदारी अब उसे दे दी थी। लाउंज के पिता का सफ़र उनके साथ यहीं तक का था। शायद उन लोगों को उसके चोरी की खबर लग चुकी थी। पिता ने अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगाया। रात किम खेतों में सब्जियां चुराने गया, तभी लाउंज भी उसके पीछे गई, पर सोल्जर्स ने किम को पकड़ लिया और काफ़ी मारा। किम रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे छोड़ दिया। गलती किम की भी नहीं थी। पिता की दी हुई जिम्मेदारियां उठाने चला था। उसके सर से खून बह रहा था। माँ ने उसकी चोट को साफ़ किया। रात उसकी माँ ने कहा तीनों अलग अलग दिशा में चले जाएं, एक नए कैंप की खोज में, क्योंकि यहाँ वो एक साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो खुद को अनाथ बताकर वो दूसरे कैंप में आसानी से एंट्री ले सकते हैं। किसी को भी अपना असली नाम कभी न बताए। लाउंज अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती, पर माँ की ज़िद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उसकी माँ को बहुत दुख था अपने बच्चों से अलग होने का, पर वो रोज़ यहाँ उन्हें अपनी आँखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। दूसरे दिन भाई अलग दिशा में निकल गया और दोनों बहन एक साथ अलग दिशा में निकल गई। लाउंज और चौ को दूसरा कैंप मिल गया। उस कैंप में ज़्यादातर बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। उस कैंप की लीडर के पूछने पर लाउंज ने बताया वो और उसकी बहन दोनों अनाथ है। उस सोल्जर ने उन्हें कैंप में रख लिया। वहाँ हम देख पाते हैं कि किस तरह से कैंप में उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कम्युनिज़्म के जहर को किस तरह से उनके दिमाग में घोला जा रहा था। सारे साउथ वियतनामीज़ दुश्मन हैं। अगर कोई वियतनामीज़ सोल्जर्स कहीं भी दिखे तो तुरंत मार दें। वो महिला खुद को क्रांतिकारी बताती है। शायद उस महिला को पता नहीं
कि सच्चा क्रांतिकारी तो बच्चों का और देश का भविष्य बनाने का कार्य करता है, पर यहाँ तो देश और बच्चों दोनों का भविष्य अंधेरे में था। उन बच्चों से उनकी मासूमियत छीनी जा रही थी। खेलने कूदने की उम्र में उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था। रात लाउंज और चौ बैठे अपने परिवार को याद कर रहे हैं। उनका परिवार अब इतने हिस्सों में बँट चुका था जो शायद ही अब कभी जुड़ पाए। पिता की मौत तो पहले ही हो गई, माँ जिंदा भी है या नहीं इसकी भी कोई खबर नहीं। अब यहाँ लाउंज और चौ ही एक दूसरे का सहारा थे। उन्हें दिन भर पानी से भरे हुए खेतों में काम करना पड़ता। उनके पैरों में कभी कभी खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते। एक दिन लाउंज को उस लीडर ने अपने पास बुलाया। अब वो लाउंज को सोल्जर्स के ग्रुप में भर्ती कर रहे थे, इसलिए उसे दूसरे कैंप में ले जाया जाने लगा। वो आखिरी बार अपनी बहन के गले लगी और दोनों रोने लगे। चौ बस अपनी बहन को देखती रह गई। यहाँ सोल्जर बनने के लिए कोई उम्र नहीं थी। बच्चों के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ा दी गई। क्या एक 6 साल की बच्ची उस बंदूक को चलाने में सक्षम है? इस बात का ख्याल उनके मन में एक बार भी नहीं आया। जिस हाथ में किताबें होनी चाहिए उन्हीं हाथों में बंदूक थमा दिया गया। हर रोज़ उनका ब्रेन वॉश किया जाता, जिससे बच्चे सही और गलत का फ़र्क भूलकर बस खूनी खेल में उतर जाए। इस तरह से नफ़रत का जहर उनके दिमाग में घोला जा रहा था कि अगर कोई बच्चा यहाँ से बच के निकल भी जाता है तो उसे इसे उभरने में सालों लग सकते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी भी। वहाँ उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हाथों से कैसे लड़ना है, ज़मीन में माइंस को कैसे बिछाना है, बंदूक चलाने की, और ज़मीन के भीतर ट्रैप कैसे लगाना है। रात जब इन सब से फुर्सत मिलती तो लाउंज अपने परिवार को याद कर लिया करती। उन्हें दिन भर तेज़ बारिश में खड़ा रखा जाता, वो भी कंधे पर बंदूक रखकर। ये भी उनके ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद लाउंज ने अपनी बहन से मिलने की इच्छा जताई। उस सोल्जर ने उसे अनुमति दे दी, पर सिर्फ कुछ घंटों की। यहाँ लाउंज ने उससे झूठ कह दिया कि वो अपनी बहन से मिलने जा रही है। यहाँ वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी, क्योंकि लाउंज यहाँ पहले ही बता चुकी है कि वो अनाथ है। जाने से पहले उसने अपने लंच में जो राइस था उसे अपने कपड़े में बांध लिया। वहाँ से चलते हुए वो उस कैंप पहुँच गई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उस झोपड़ी में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन भी नहीं। उसकी बहन का खिलौना वहीं पड़ा था। न जाने वो इस वक्त कहाँ होंगे। तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला आई। उसने बताया सोल्जर्स उसकी बहन और माँ को कहीं लेकर चले गए। रात उसने सपने में देखा उसके माँ और उसकी छोटी बहन गीक की हत्या कर दी गई। कैंप में उसका हर एक दिन इसी तरह बीत रहा था। रात हम देखते हैं वियतनामीज सोल्जर्स कैंप पर शीलिंग बरसाने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। रात वो भागकर अपनी बहन चौ के कैंप पहुँच गई। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उसी बीच चौ को आवाज़ देने लगी, पर चौ का कहीं कोई पता नहीं। शायद वो भी बाकी रेफ्यूजीज़ के साथ भाग गई होगी। कैंप पूरी तरह से जलने लगा। हर कोई वहाँ से भाग गया था। लाउंज ये देख रोने लगी। शायद वो अकेले डरने लगी थी। जाहिर सी बात थी, 6 साल की बच्ची, वो भी एक ऐसी खौफनाक माहौल में, डर लाजमी था। काफ़ी देर तक वो वहीं खड़ी होकर रोती रही। रात वो भी जाकर सभी रेफ्यूजीज़ के साथ जुड़ गई। चलते चलते सुबह हो गई। तभी उसी भीड़ में उसे चौ और किम मिल गए। उन्हें देख उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई। वहाँ हज़ारों के संख्या में रेफ्यूजीज़ थे जो अब खेम रूज की कैद से आज़ाद हो गए थे। वहाँ उन्होंने वियतनामीज़ कैंप में पनाह ले ली, जो कि एक टेम्पररी कैंप था। वहाँ कुछ बीमार लोगों का वो इलाज भी कर रहे थे। वहाँ उन तीनों ने कुछ और बच्चों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। किम ने कहीं से एक मुर्गा पकड़ लिया था। उन्होंने वहाँ उसे पकाया और मिल बांट कर खाया। रात वो वहीं सो गए। न जाने आने वाला दिन उनके लिए क्या ले आएगा। सुबह वो वहीं सो रहे थे। तभी कैंप पर खेम रूस सोल्जर्स ने हमला कर दिया। सभी रेफ्यूजीज़ भागने लगे। इसी बीच लाउंज अपने भाई बहन से बिछड़ गई। सभी भागकर जंगलों में चले गए। भागते वक्त कुछ लोग माइंस से टकराकर मरने लगे। ये वही माइंस थे जो उन्होंने खेम रूस सोल्जर्स के साथ मिलकर लगाए थे। लोगों को मरता देख लाउंज वहीं रुक गई। उस लड़के की लाश देख उसे काफ़ी दुख हुआ। वो कैंप में उसके साथ ही रहा करता था। लाउंज रोने लगी। वो अपने भाई बहन का नाम पुकारने लगी, पर सब जा चुके थे। अब वो डर डर के अपने कदम रखने लगी।
किसी तरह वहाँ से निकलकर वो दूसरे कैंप आ गई जिसे रेड क्रॉस द्वारा मैनेज किया जा रहा था। वहाँ कुछ रेफ्यूजीज़ एक खेम रूस सोल्जर को पकड़कर ले आए थे। भीड़ गुस्से में उस शख्स पर चिल्ला रही थी। ये वही भीड़ थी जिन्होंने सालों तक खेम रूस के अत्याचारों को सहा था। भीड़ उसे मारने लगी। उसे देख लाउंज को अपने पिता की याद आ गई। वो रोने लगी। जंग तो ख़त्म हो चुका, पर उसने जो ज़ख्म दिए शायद ही अब वो भर पाएंगे। पर लोगों ने उस सोल्जर को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे मारकर अपने ऊपर मौत का दाग नहीं लगाना चाहते थे। कुछ देर वहीं खड़ी वो उस सोल्जर को देखती रही। हमने देखा वहाँ उसे किम और चौ दोबारा से मिल गए। लॉन्ज ने अपना सब कुछ खो दिया था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसके भाई बहन कम से कम उसके साथ हैं। एक दिन वहाँ उन्हें उनका बड़ा भाई दिखाई दिया जो कि कैंप में बच गया था। तीनों अपने बड़े भाई से मिलकर काफ़ी खुश हुए और कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। ये फिल्म उनकी याद में बनाई गई जो लोग इस नरसंहार का शिकार बने। कहानी के अंत में हम कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं जो बुद्धिस्ट टेंपल में अपने परिवार के खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इस कहानी को खुद लाउंज ने लिखा है जो कि खेम रूस की सर्वाइवर थी। उन्होंने एंजेलिना जोली के साथ मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। लाउंज ने अपनी इस कहानी पर एक किताब भी लिखी थी, फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। ये कहानी उसी पर बेस्ड है। दोस्तों, इस कहानी को देख सच में रोना आ गया। घंटों बैठ के यही सोचता रहा उन बच्चों के बारे में कि कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, कंबोडियन जेनोसाइड पर अगर आपको संक्षेप में जानकारी चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियो द किलिंग फील्ड देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बातें समझ आ जाएंगी कि आखिर इस नरसंहार की वजह क्या थी। दोस्तों, अमेरिकन एयरफोर्स के डाटा के अनुसार कंबोडिया के शहर पर 2.7 मिलियन टन्स एक्सप्लोजिव गिराए गए थे, जिसमें काफ़ी बेकसूर सिविलियन भी मारे गए थे। पर अमेरिका ने इस बात को छिपा दिया। इसे आप मेरी पिछली वीडियो द किलिंग फील्ड में देख सकते हैं। इस नरसंहार ने लगभग आबादी के 1/3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। द किलिंग फील्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।